सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अब आज जो वीडियो अपलोड किया है मिलिंद प्रश्न से जुड़ा हुआ, मिलिंद प्रश्न में उपमा कथा 2 है, जिसमें मुर्गे के 5 गुणों के बारे में भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को समझाते हैं। तो ये जो उपमा कथा है ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई उपमा कथा है। उसमें जो बताया है कि मुर्गा समय पे उठ जाता है, समय पे सो जाता है वगैरह। तो इसमें 4-5 जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हम उसके जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण बताए कि मुर्गा सुबह मतलब समय पे उठ जाता है, समय पे सो जाता है, तो इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सिंपल वे में अगर समझा जाए तो लोग जो है इसको साधारण तरीके से ले सकते हैं कि हाँ, लोग बताते हैं समय पे कार्यक्रम में आना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। तो जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के लिए अगर बात बताई जाती है तो उतना उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उनके पर्सनल लाइफ का मैटर है। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम ये आंदोलन को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि आंदोलन में काम करने वाला कार्यकर्ता, प्रभारी या जो कोई भी है जो अपने आप को जिम्मेदार एक कार्यकर्ता मानता है, तो उसने उस टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना क्यों इतना जरूरी है और उससे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी में बात करेंगे। तो इसको सबसे अच्छा तरीका होगा कि एक एग्जाम्पल देके बात को बताया जाए, समझा जाए। तो हुआ यूं था कि करीब 10-12 साल पहले की बात है। एक फुल टाइमर कहेंगे या प्रचारक मध्य प्रदेश का प्रभारी बनकर आया हुआ था। तो उसका कार्यक्रम किसी और जिले में लगाया गया, यानी उसने कार्यक्रम लगाया गया था। अब उसे सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। अब ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन हुआ यूं कि वो जो है रात में 2-2:30 बजे तक काम करता रहा, और काम करने के बाद जब वो सोया होगा तो सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, तो सुबह 5 बजे तो कम से कम उठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आदमी उठ जाए और उठ के सीधे स्टेशन चला जाए, ट्रेन पकड़ ले। और उठने के बाद उसे हाथ मुंह धोना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, नेचुरल कॉल आती है उसे पूरा करना पड़ेगा, बीच में चाय पीनी पड़ेगी। फिर जब ऑफिस से निकलेगा तो ऑफिस से स्टेशन तक जाने की जो समय लगेगा वो है। फिर सुबह 5-5:30 बजे जो है साधन उतने नहीं रहते हैं, तो फिर स्टॉप पे जाओ, ऑटो वाले से बात करो, ऑटो वाला ज्यादा पैसे बोलेगा, दूसरे ऑटो वाले को देखो। तो जब प्रैक्टिकली जब हम लोग निकलते हैं घर से, तो आप भी जानते हैं कि आधा 1 घंटा कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता इन सब चीजों में। तो वो सुबह 5 बजे उठा होगा, तो अब उसकी 3 घंटे की नींद हुई, तो वो स्टेशन पहुंचा। अब ये बताया था उसने, तो स्टेशन पहुंचा। अब जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है वो 30-40 मिनट लेट थी। अब वो बैठे बैठे इंतजार कर रहा था, लेकिन अब 3 घंटे की नींद हुई तो आंखें तो परेशान करेगी। बैठे बैठे उसने सोचा होगा कि नहीं भाई, मैं अगर आंख लगा लूंगा तो नींद आ जाएगी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 मिनट के लिए भी आंख लगाई उसने और फिर उसको नींद लग गई। नींद लगने के बाद वो ट्रेन जो है वो कब आई और कब चली गई उसको पता ही नहीं चला। ट्रेन जाने के आधे पौन घंटे बाद उसकी जो है आंखें खुली। तो इस चक्कर में जो है वो लेट हो गया। अब लेट हो गया, उधर से कार्यकर्ता लोग फोन कर रहे कि भाई निकले नहीं निकले, क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर बाद में पता चला कि भाई साहब तो सोने के चक्कर में जो है निकल नहीं पाए, ट्रेन मिस हो गई। और दूसरी ट्रेन जो है वो 4 घंटे बाद थी, ऊपर से वो पैसेंजर थी, वो तो शाम को पहुंचती, तो पूरा कार्यक्रम ही चौपट हो जाता। बस का रूट भी उतना, क्योंकि दूसरे साधन भी देखने पड़ते हैं, तो बस का रूट भी ऐसे मतलब जो रफ्तार वाली बसें चलती वो थी नहीं, गाँव में रुक के जाने वाली बसें चलती थी। तो इस तरीके से जो है वो मीटिंग में फिर उधर आसपास के जो बामसेप के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको फिर वहां पर अध्यक्षता करने के लिए भेजा था। अब ये जो घटना हुई ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। अब एक तो रात में जो उस प्रभारी ने जो भी काम किया होगा, तो या तो वो 11 बजे तक निपटा देना चाहिए था, या समय पे निपटा के अपनी नींद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इससे होता क्या है एक्चुअल में, ऐसा करने से होता क्या है कि
पहली बात तो ये है कि उस प्रभारी का गलत इमेज वहां जिले के कार्यकर्ताओं में गई कि भाई ये तो ट्रेन ही नहीं पकड़ पाए वहां स्टेशन पर ही सो गए। नेगेटिव बात तो जाती है। दूसरा, संगठन क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रभारी नहीं है, वो संगठन का प्रभारी है, तो उससे संगठन की इमेज पे भी फर्क पड़ता है। जो भामसेप के कार्यकर्ता है, चलो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो दूसरे जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो विरोधी लोग तो अरे क्या तुम्हारे प्रभारी टाइम पे वो गाड़ी मिस कर दी उन्होंने, वो तो आ ही नहीं पाए, तो क्या तुम्हारे प्रभारी है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं का दिमाग खाते हैं। ऐसा भी होता है, तो ये गलत मैसेज जाता है। दूसरी बात कि ये तो चलो छोटी छोटी बातें, विरोधियों की बातें, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान, सबसे बड़ी बात जो होती है कि जिस जिले में कार्यक्रम था, उस जिले में वो कार्यक्रम माना कि एक दिन का ही था, लेकिन उसकी तैयारी के लिए तो उन्हें 1 महीना लगा होगा। अब उनको पहले मीटिंग के लिए कहा होगा, उन्होंने वो मीटिंग का विचार बनाया, विचार बनाने के बाद उन्होंने पॉम्पलेट का मैसेज जो है, जो उसके अंदर जो लिखा रहता है उसको ढूंढ ढांड के लाया होगा। उसके बाद में फिर पॉम्पलेट का मैटर बनाया, मैटर बनाने के बाद उसको छपवाना है, हॉल बुक करना है, उसके लिए पैसा नहीं तो फिर मीटिंग की होगी, सबने पैसा इकट्ठा किया, फिर हॉल बुक किया, फिर पर्चा छपवाया, उसके लिए अपने गाड़ी का पेट्रोल खर्चा किया, 10 बार जो है प्रिंटिंग प्रेस में जाना आना किया, उसके जाने आने से इधर घर में बीवी की 10 गालियां सुनी होगी। तो ये सारी प्रक्रिया है ना उसके पीछे। उसके बाद में फिर पॉम्पलेट लेके प्रचार करने के बाद में फिर लोगों से फंडिंग लेना और टेंट बुक करना, तो ये सारी प्रक्रिया, और फिर लोगों के पास जाके जो है दिमाग खपाना। लोग तो एक से एक प्रश्न पूछते। अब ये सारा जो दारोमदार किया, तो अध्यक्षता करने वाला ही बंदा अगर समय पे नहीं पहुंच पाया, तो ये 1 महीने का पूरा नुकसान हो गया ना। इसलिए ये जो बताया ना भिक्षु नागसेन ने कि मुर्गा जो है समय पे उठता है और समय पे सो जाता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। ये सिंपल वे में उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से इस बात को समझाया राजा मिलिंद को, लेकिन आंदोलन की दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना बड़ा सारा नुकसान होता है, एक तो कार्यक्रम मुश्किल से लगते हैं, और फिर जब लग गए उसके लिए आदमी जो है कार्यकर्ता मेहनत कर रहे, और फिर वो प्रभारी अगर समय पे नहीं पहुंचे तो फिर तो ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया कि भिक्षु के अंदर अगर उसे अर्हत्व प्राप्त करना है तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट, जो इससे जुड़ी हुई बात है, जो मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, वो बात यह है कि मुर्गे को आंख होने के बावजूद रात में दिखाई नहीं देता, ऐसा उन्होंने उसमें कहा। तो उनका ये कहना था कि भिक्षु ने भी आंख होने पर भी अंधा हो जाना चाहिए, आंख होने पर भी अंधा अपने आप को समझना चाहिए, चाहे वो भिक्षाटन करते समय हो, चाहे कहीं जाते समय हो, जंगल में रहते समय हो, साधना करते समय हो, वो अंधा बन जाना चाहिए। आंख रहने के बावजूद अंधा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें मनोरंजन की बहुत सारी चीजें दिखती है, मिलती है, तो हमारे पास आंखें हैं, लेकिन उन मनोरंजन की चीजों में पढ़ने के बजाय अपने आप को अंधा समझ लेना चाहिए। जहां पर मार जो कुरीतियां है, वो कुरीतियां आकर अगर हमसे लिपटना चाहे तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके लिए अपनी आंखें बंद कर लो, अपना गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ। और जो बहरे का है, तो जैसे सुगम संगीत आपको सुनने को मिल जाए, अच्छा कहीं नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है, तो बहरे हो जाओ। यानी उन सब चीजों में नहीं पड़ना है जिससे कि उद्देश्य पूर्ति में बाधा पहुंचे। तो इसलिए उसमें उस गुण को एक भिक्षु ने एडॉप्ट करना चाहिए कि आंख होने के बावजूद अंधे होना। अब
फील्ड में जा रहे हैं, सुंदर स्त्री दिखाई दी, तो हो गया मन गड़बड़, तो उधर ध्यान नहीं देना है। संगीत के तरफ, मनोरंजन के तरफ, या कोई जो है लालसा वाली जो बातें होती है उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, वहां बहरा बन जाना है, जीभ होने के बावजूद गूंगा बन जाना है। तो वर्तमान की दृष्टि से ये है कि जो कार्यकर्ता है, जो प्रचारक है, जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसी कोई भी बात जिससे कि उद्देश्य पूर्ति में बाधा पहुंचे, उस बाधा में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को अंधा, बहरा, गूंगा समझ लेना चाहिए कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं पहुंचे। बलवान होने के बावजूद दुर्बल समझना चाहिए, ये उसमें बात की गई है कि बलवान होने के बावजूद दुर्बल समझना चाहिए। यानी वो शारीरिक जो शारीरिक विलासिता बोल सकते हैं, तो वो शारीरिक विलासिता से जुड़ी हुई बात है वो, कि बलवान होने के बावजूद दुर्बल समझना चाहिए, क्योंकि वो उद्देश्य पूर्ति में भी बाधा उत्पन्न करती है वो सब बातें। तो एक भिक्षु के अंदर ये गुण होना चाहिए, तो उसी तरह कार्यकर्ता के अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि अगर सामने से भी अगर प्रपोजल आ गया हो तो फिर भी हमने उसे बहरा हो जाना चाहिए, गूंगा हो जाना चाहिए, अंधा हो जाना चाहिए सामने से प्रपोजल आने के बावजूद। जिस तरह तथागत बुद्ध के समय में वो जो भिक्षु है, वो भिक्षु एक वेश्या के घर के पास से भिक्षाटन करने गया था, तो उस वेश्या ने अपने यहाँ रुकने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं तो बुद्ध से पूछने के बाद ही आप क्या रुक सकता हूँ। जब बुद्ध ने उसका परीक्षण किया, उसको पूछा, तो उसके अंदर कोई भी वो भावना दिखाई नहीं दे रही थी कि उस महिला के यहाँ जाने के बावजूद ये जो है इसके चित्त में कोई परिवर्तन होगा, उधर आकर्षित हो जाएगा, ये नहीं दिखाई दिया। तो तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ, तू 1 महीने तक वहां पर रह सकता है, जो वर्षावास का जो समय है वो वहां पर निकाल सकता है। तो वो भिक्षु कैसे रहा वहां पर? तो वो भिक्षु आंख होने के बावजूद अंधा बन के, कान होने के बावजूद बहरा होके और जीभ होने के बावजूद गूंगा रहकर रहा, बलवान होने के बावजूद दुर्बल बनकर रहा। और आखिर में फिर उस महिला ने, जो ये सोच रही थी कि ये भिक्षु मेरे साथ आ जाएगा और मेरे साथ जो है अपना रहेगा, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करेगा, उल्टा उस महिला को भिक्षु संघ में, यानी कि उसने उपासिका बनी, बुद्धिज्म को स्वीकार किया। तो ये बात भिक्षु नागसेन कह रहे हैं, और यही बात जो आंदोलन में काम करने वाले कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप बलवान होने के बावजूद दुर्बल के समान रहे, इन मौकों पर आंख होने के बावजूद अंधे रहे, कान होने के बावजूद बहरे रहे और जीभ होने के बावजूद गूंगे रहे। तो ये गुण होना चाहिए, ये इस कथा में बताया गया है। एक और बात बताई गई है कि जो मुर्गा है वो कुरत कर खाता है, और जो उसे खाने लायक लगता है वही खाता है, बाकी फिर चीजें नहीं खाता। तो उसमें जब भिक्षु नागसेन ने आगे बताया कि प्रत्येक भिक्षु ने ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ये जो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, ये भोजन ना मैं मजा लेने के लिए कर रहा हूँ, ना मैं जैसे मतलब दिखावा करने के लिए शरीर हष्ट पुष्ट बने, मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, इसके लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, और जो व्रत यानी कि जो हम कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और अपना जो है जीवित रहने के लिए मैं वो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। तो भोजन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो गधे का एक गुण वाला जो वीडियो बना उसके बाद उसमें बताया था। इसमें सिंपल सा ये है कि भोजन जो है वो भोजन हमने मतलब भोजन जो है वो जीवित रहने के लिए हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ना उसमें हमें स्वाद चाहिए, ना मजा चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो ये सब बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मुर्गे में के ये जो गुण है, जिन गुणों को हमने ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करने से फिर एक भिक्षु अर्हत बन सकता है,
और हम कार्यकर्ता जो है, वरिष्ठ कार्यकर्ता बन सकते हैं। वो गुणों के आधार पर वो मुर्गे के 5 गुण एक कार्यकर्ता के अंदर होने चाहिए, ये मिलिंद प्रश्न में बताया गया है। तो ये आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को मैंने बताया, क्योंकि मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो मिलिंद प्रश्न इतनी मोटी किताब, अरे इतना मोटा, इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, ये सोचते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है इजी वे में और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए एक्सप्लेन करके, ताकि इसके महत्व समझ में आए। लेकिन बात यह है कि जो समाज में, चाहे किसी भी संगठन का हो, मैं नहीं कह रहा वामशिप का, चाहे आप बौद्ध संगठन में हो, बाबा साहब के संगठन में हो, या भीम आर्मी, यानी कि वो संगठन का नाम लिखला, लेकिन XYZ बाबा साहब के बहुजन समाज से जुड़े हुए कोई से भी संगठन हो, इवन मैं कहता हूं कि दुनिया में जो कोई भी एक अच्छे काम के लिए अगर संगठन बनाता है, अच्छा काम करने के लिए, जिसका उद्देश्य जो है महान उद्देश्य है, या समाज के कल्याण का उद्देश्य है, और वो व्यक्ति जो है इस काम में, जन कल्याण के काम में लगा हुआ है, तो उसको मिलिंद प्रश्न में जो विश्व नागसेन ने जो 104 गुण बताए हैं, उन 104 गुणों को ग्रहण करने पर ही वो सफलता उसे प्राप्त हो सकती है। इतने ये महत्वपूर्ण है। तो आज हमने उपमा कथा 2 जो मुर्गे के 5 गुण बताए थे, तो उन 5 गुणों के बारे में वर्तमान में क्या उसकी अहमियत है, उसके बारे में हमने जाना, समझा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।